हाँ भाई। हाय स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको थ्योरी पढ़ाई थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की। तो आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है सीसीक्यू, और वो सिंपली ये है कि ये फील्ड की डायरेक्शन है। ये फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और इनके बीच में डिस्टेंस डी है। और इस पर बहुत सारे सीसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 लिखिए। पहला बताइए, ट्रू या फॉल्स बताना है आपको, इससे आपके कॉन्सेप्ट मजबूत बन जाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स में मजा आएगा। लिख दीजिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट ए एंड बी, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट ए एंड बी, तो वी ए ग्रेटर देन वी बी। वी मतलब वोल्टेज, एक वी वेलोसिटी के लिए होता है, एक वी वोल्टेज के लिए होता है। वी ए ग्रेटर देन वी बी, ट्रू या फॉल्स? ठीक है, अमरजोत का आंसर मैंने देख लिया, किंजल का आंसर देख लिया मैंने, बाकी मैं वेट कर रहा हूं। हाँ क्वेश्चन मित्तल ठीक है, ऑलराइट। अगर आपको सही बोलना यस प्रकृति जायसवाल, तो आप थम्स अप करिए। रिनी का थम्स अप देख लिया मैंने, मानव चौधरी का थम्स डाउन देख लिया। ओके। एक्चुअली ये फील्ड से डिसाइड होता है, ये फील्ड से डिसाइड होता है। हमेशा आप क्या कह रही हैं? हाँ ओके। एक्चुअली ये फील्ड से डिसाइड होता है, इसमें पार्टिकल का कोई लेना देना नहीं होता। रूल इंटैक्ट है और हमेशा वैलिड है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, एंड दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द चार्ज व्हिच हैज क्रिएटेड दिस फील्ड। जिस चार्ज ने यहाँ फील्ड पैदा की है, उससे सब बातें गड़बड़ हुई हैं। अब यहाँ किसी भी पार्टिकल को ले आओ, वो सेकेंडरी बात है। प्राइमरी बात तो ये है कि फील्ड की डायरेक्शन में इसने जो फील्ड पैदा की है उसका पोटेंशियल गिरना ही है। वी को कैपिटल वी लिखिए वोल्टेज के लिए, स्मॉल वी वेलोसिटी से कंफ्यूज ना करें, और आगे लिख दें कि स्टेटमेंट ट्रू है। और बता दीजिए कि पोटेंशियल ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। पोटेंशियल ऑलवेज फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड independent of the particle in the field, independent of particle in the field। फिर इन्हीं से रिलेटेड काफी सारे पार्ट्स हम करने वाले हैं आज। इसी से रिलेटेड नंबर 2 डाल दीजिए। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट ए एंड बी, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट ए एंड एट बी, एक इलेक्ट्रॉन ए पे है और एक बी पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट ए इज मोर। Potential energy of electron at A is greater. Potential energy of electron at A is greater. True या false? True या false? पोटेंशियल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पोटेंशियल एनर्जी पे फर्क पड़ता है। किसी पॉइंट पे जहां वोल्टेज V है, वहां एनर्जी होती है QV। हाँ नहीं, आपका जवाब मिल गया मुझे, अमरजोत मिल गया, सही है। ठीक है। अपूर्वा शायद आंसर गलत है आपका पत्थर। या यहाँ चार्ज क्यू, अगर पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ वोल्टेज जो ए है ना, ए पे एनर्जी है क्यू वी ए, और बी पे एनर्जी है क्यू वी बी। इसको मैं माइनस ई मान लेता हूँ इंटू 10, इसको माइनस ई इंटू 2। अब ये मोर नेगेटिव है तो छोटा है, ये मोर नेगेटिव है तो ये छोटा है, नंबर लाइन पे नीचे आएगा, जबकि नेगेटिव एक्सेस में ज्यादा दूर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का ये फर्क है। पोटेंशियल तो अभी भी यहाँ ज्यादा है, पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है। पोटेंशियल तो अभी भी यहाँ ज्यादा है, पर यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज है। यही बातें और ज्यादा दिमाग में बिल्कुल भर देनी है, बैठा देनी है आपको। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, ये बातें आगे आएंगी क्वेश्चंस में, परंतु चलो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेचुरली कहाँ जाएगा, फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रॉन अपने आप तो यहाँ जाएगा ना,
फील्ड के अगेंस्ट, और जो अपने आप होता है उसके होने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसलिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम है ना। ऐसा चलिए लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन विल मूव in the direction opposite to that field, opposite to the direction of field. Electron will move in a direction opposite to that of field. And whatever happens naturally, comma, decreases the potential energy of the system. Decreases the potential energy of the system. So at A, potential energy of electron is lesser. At A, potential energy of electron is lesser. ठीक है, यही सब फाइनल पॉइंट्स और क्लियर डिस्कस करते चलेंगे ताकि एकदम परफेक्ट कॉन्सेप्ट बैठ जाए। पॉइंट नंबर 3 में लिखिए, an alpha particle is situated at A. Alpha particle is situated at A, and a deuteron is situated at B. An alpha particle is situated at A, and a deuteron is situated at B. VA is greater than VB. VA is greater than VB. यहाँ एक अल्फा पार्टिकल है और यहाँ एक न्यूट्रॉन है। अल्फा पार्टिकल जो है वो He2 होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, और न्यूट्रॉन 2H1 होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप 2H1। तो इसका जवाब सही है स्टेटमेंट, क्योंकि पार्टिकल कौन सा है इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है राहुल राठौर, ठीक है आपका जवाब। यहाँ पार्टिकल वही बात आ गई, इसका मतलब ही नहीं था, हमारा यहाँ ध्यान जाना ही नहीं है। फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है irrespective of the particle present. फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल गिरता है, पार्टिकल कोई भी हो। फोर्थ लिखिए, वही फिर से लिखना है। An alpha particle is present at A. Alpha particle is present at A, and a deuteron is present at B. Alpha particle A पर है और deuteron B पर है। The potential energy of the alpha particle is more. Potential energy of the alpha particle is more. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ये है QB, अल्फा पार्टिकल का चार्ज है 2 ये अल्फा पार्टिकल की एनर्जी हो गई, और जो B पर एनर्जी है 2H1, चार्ज है TBB। अब मैं इस समय ये मुझे नहीं पता कि VA और VB में एक्जैक्टली क्या रिलेशन है। ऐसा हो सकता है कि जो VB है वो VA/2 हो। नहीं, ठीक है, ये भी कमी है और ये भी और कमी है, BB तो BA से कमी है। तो A की अल्फा पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये बात सही है। Q और V पे डिपेंड करेगा, यहाँ Q भी ज्यादा है, यहाँ V भी ज्यादा है, यहाँ Q भी ज्यादा है, यहाँ V भी ज्यादा है, तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो ड्यूटेरॉन न्यूट्रल पार्टिकल नहीं होगा? ड्यूट्रॉन, हाँ एक्चुअली ड्यूटेरियम जो है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। जो ड्यूटेरियम है ना, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। न्यूट्रॉन जो है ना वो उसका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन उसका न्यूक्लियस है, तो उस पर चार्ज है +1। ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस है ड्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम न्यूट्रल पार्टिकल नहीं है। ऐसे ही ट्राइटियम का आइसोटोप है ट्राइटॉन, एटम है ट्राइटॉन, आइसोटोप है, एटम है ट्राइटियम, एटम है ट्राइटियम और आइसोटोप है ट्राइटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ट्राइटॉन, इन सब पे चार्ज है।
इन सब पे चार्ज +1 है, इनके मास तो अलग अलग होते हैं पर चार्ज सब पे +1 है। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट है इसी का। When a proton is released from rest, when a proton, fifth part है, when a proton is released from rest from A, the proton is accelerated. Proton is released from A, the proton is accelerated. True या false? हाँ, यहाँ पर फील्ड का फोर्स काम करता है, यहाँ फील्ड का फोर्स काम करता है। प्रोटॉन को यहाँ से छोड़ेंगे, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है और फोर्स भी यहीं पर है, फोर्स भी यहीं पर है, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। लिख दीजिए, यस ट्रू है ये, लिख दीजिए फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पार्टिकल, फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पार्टिकल because the force of the particle and the displacement in the particle are in same direction. इसका जवाब हम दे रहे हैं फील्ड डज पॉजिटिव वर्क ऑन द पार्टिकल बिकॉज फील्ड का फोर्स भी वही है और डिस्प्लेसमेंट भी वही है, एंड सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेस when work is done on it by the field, work is done on it by the field, फील्ड जो वर्क करती है उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। इस बात को अंडरलाइन कर दीजिए, स्टार लगा दीजिए, फील्ड के वर्क से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 लिखिए, when an electron is fired with some initial velocity, when an electron is fired with some initial velocity from A, VB is less than VA। अब V मेरा वेलोसिटी से लोअर केस लेटर में लिखिएगा। इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम A, इलेक्ट्रॉन को यहां से फायर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को यहां से फायर कर रहे हैं, क्या VB लेस देन VA। सर डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी की? इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या बोला है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम A बोला है ना। हाँ, तो तुम ठीक क्वेश्चन पूछ रहे हो, इन दिस डायरेक्शन ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी B की तरफ फायर किया गया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन को A से, यानी ठीक है आपका आंसर, A से B की तरफ फायर किया गया है, और ये मैं कैपिटल B नहीं स्मॉल b लिखूंगा, कैपिटल B नहीं स्मॉल b लिखूंगा। ठीक है कृष्ण मित्तल, ठीक है, ऑलराइट, अमरजोत सही है। बात क्या है कि अब इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स यहाँ लग रहा है, फोर्स यहाँ है और वेलोसिटी यहाँ है, तो मोशन तो रिटार्डेड है। लिख दीजिए, तो फोर्स of field on the electron, force of field on the electron is opposite, force of field on the electron is opposite to the direction of field, is opposite to the direction of field, therefore motion of electron is retarded, therefore motion of electron is retarded। और आपको ध्यान ये रखना है स्मॉल b कैसे लिखते हैं और कैपिटल B कैसे लिखते हैं, स्मॉल b किसके लिए होता है और कैपिटल B किसके लिए होता है, उसका लगातार ध्यान रखिए। 7th पॉइंट है अगला पॉइंट, एन इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम A to B, an electron is moved from A to B slowly by applying an external force, electron is moved from A to B slowly by applying an external force। At B, the mechanical energy is conserved. At B, the mechanical energy is conserved। सही या गलत? इलेक्ट्रॉन को हम A से B ले जा रहे हैं धीरे धीरे,
एक्सटर्नल एजेंट के फोर्स के द्वारा धीरे धीरे ले जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इज मूव फ्रॉम ए टू बी बाय अप्लाइंग स्लोली बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड। प्रकृति मुझे आपका आंसर देख लिया मैंने, ठीक है। द मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड एट बी। जवाब दीजिए। मैं आंसर का वेट कर रहा हूं भाई। प्रकृति का भी गलत था, श्रीहर्ता का भी गलत है, शायद किंजल का भी गलत है, अमरजोत का सही है। भाई जब आप उस पर एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स लगा रहे हैं, अगर किसी भी पार्टिकल को छोड़ दो ना, ग्रेविटी में छोड़ दो, तो उसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। और जब तुम उसे उठा ले जा रहे हो ऊपर, इलेक्ट्रॉन को तो फोर्स यहाँ लग रहा था, उसे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आप जो वर्क करोगे वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा और वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देगा। एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ तब लगाते हैं जब एक्सटर्नल फोर्स ना हो। लिख दीजिए, ये फॉल्स स्टेटमेंट था। और लिख दीजिए, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स acting on the system. No external force acting on the system. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप सिर्फ तब लगाना जब आपने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया हो। जब आप पार्टिकल में आप फ्रीली छोड़ देते हो ना, किसी पार्टिकल को फील्ड में किसी पार्टिकल को फ्रीली छोड़ देते हो, तो वही केवल उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। यहाँ से पार्टिकल को छोड़ा, पार्टिकल नीचे गिरेगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और जितनी पी कम होगी उतनी के ही बढ़ेगी। अगर आप उस पर वर्क कर रहे हो किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, तो वो तो फिर एनर्जी कंजर्व कहाँ है? उतनी एनर्जी सिस्टम के अंदर चली गई ना, उतनी एनर्जी सिस्टम के अंदर चली गई। अगला पॉइंट लिखिए, when an electron is moved from A to B, an electron is moved from A to B slowly by applying an external force. By applying an external force, work done by the force is equal to E into Vb minus Va. Work done by the force is equal to E into Vb minus Va. सही या गलत? क्वेश्चन में कल मुझे आपका जवाब मिल गया है। हाँ, ये आंसर गलत है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के साइन का माइनस साइन आना चाहिए। लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, पुट द साइन ऑफ चार्ज। ये ध्यान रखिए, जो फॉर्मूला Q डेल्टा V है, वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का फॉर्मूला है। यहाँ ये इम्प्लाइड है कि हम पार्टिकल को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, और डेल्टा V में V फाइनल माइनस V इनिशियली करते हैं हम लोग। डेल्टा V में V फाइनल माइनस V इनिशियल करते हैं। तो ये तो सही किया, V फाइनल माइनस V इनिशियल, पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को लेना जरूरी है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। आपने ये भी सीखा कि जो Q डेल्टा V है वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट का फॉर्मूला है, ओके। 9th, इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम B at A its kinetic energy is this। यहां से इसको रिलीज किया तो हम फोर्स तो यही लगेगा, A पर उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है। मतलब इसमें अब इसका कोई माइनस साइन नहीं है, E का साइन में डाल चुका हूं अगर कोई डालना था तो। हाँ, जो ठीक है, अगर रिलीज कर दिया ना हमने, अगर रिलीज कर दिया
तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो जो P रिलीज कर दिया तो अपनी इच्छा से जाएगा, तो P लूज होगी, और जो P लॉस्ट है वो Ke गेन के बराबर। जैसे लिख दीजिए, when a particle is released, when a particle is released in a field, it loses P, and gains kinetic energy. पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है, काइनेटिक एनर्जी गेन करती है, एंड P लॉस्ट इज इक्वल टू Ke गेन। P लॉस्ट है, Ke गेन है। ओवरऑल इस समय अपना आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ओवरऑल इस समय अपना आंसर, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये बी का पोटेंशियल जो है, ए का पोटेंशियल ज्यादा, ये कैलकुलेशन से नेगेटिव आ रहा है। बी जो है वो कम है और बी ज्यादा है, ये कैलकुलेशन से नेगेटिव आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। मैंने कहा था यहां तो साइन रखना है, वो रख चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। अगर मैं P लॉस को देखता, अगर मैं यहाँ P का डिफरेंस देखता, पार्टिकल B से A गया है, तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगर मैं बोलता तो होता -E into VA minus VB। ये तो वर्क डन बाय फील्ड होता नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, इसलिए आ जाता +E into VA minus VB। ये और फील्ड जो वर्क करती है दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये एक्सटर्नल एजेंट अगर यहां से यहां ला रहा है तो Q डेल्टा V में, ये मेरा फाइनल पोटेंशियल है और इनिशियल पोटेंशियल है, Q डेल्टा V में V फाइनल माइनस V इनिशियल लेता हूं, और वर्क डन बाय द फील्ड इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। अगर हम स्लोली मूव कर रहे हैं तो इसके इसमें माइनस मैंने और लगा दिया तो प्लस हो गया। ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी है और ये आंसर पॉजिटिव आएगा। काइनेटिक एनर्जी का आंसर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। जब पार्टिकल यहां से यहां गया है तो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां गया है तो काइनेटिक एनर्जी गेन तो की है, और उसकी एक्सप्रेशन का ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट चल रहे हैं, 10th लिखिए। When a charge Q is released from A, its kinetic energy at B is, Q into VB minus VA। Charge plus Q is released from A, its kinetic energy at B is Q into VB minus VA। हाँ, ये आप सही पकड़ लिया आपने, ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज का रिलीज करूंगा तो जाएगा तो यहाँ पर ही, पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता Q into फाइनल माइनस इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करता तो वो था Q into V फाइनल माइनस V इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी में फाइनल माइनस इनिशियल नहीं आता है, ये स्टेटमेंट गलत है। और इसलिए भी गलत है क्योंकि आप जानते हैं V का पोटेंशियल छोटा है, छोटा माइनस बड़ा इज इक्वल टू नेगेटिव। और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रख लीजिए कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जो Q डेल्टा V होता है उसमें V फाइनल माइनस V इनिशियल लेते हैं। शायद यही मेथड आपका ज्यादा सही है। ये फील करिए कि यहाँ पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इस चार्ज ने हीट पैदा की है, इस चार्ज के करीब पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ कम पोटेंशियल है। यहाँ तो लिख भी लेना चाहिए हाई भी, यहाँ लिख लेना चाहिए लो भी। फीट तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होती ही है, तो कैलकुलेशन से लो माइनस हाई हो जाएगा और ये नेगेटिव दिख जाएगा आपको। तो जल्दी तो पकड़ लिया था आपने इसको, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पकड़ लिया था। ओके, 11th नेक्स्ट। When a charge minus Q is released from B, इस डिस्टेंस को मैंने शुरू से D कहा था,
When a charge minus q is released from B, its kinetic energy at A is kinetic energy at A is plus QED. B से रिलीज किया था माइनस क्यू चार्ज को, अब ये एक स्टार देने वाला हो गया क्योंकि ये फॉर्मूला टाइप आ गया कुछ। सही है या गलत है? बी से रिलीज किया है माइनस क्यू चार्ज को, तो जाएगा तो वो फील्ड के अगेंस्ट ही, वो फील्ड से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। एक्सेलरेटेड पार्टिकल है, वो फील्ड से काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और आप और फॉर्मूला ये सही है, आई थिंक ये सही है। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो थी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी। ये सब मैं इनकी पॉजिटिव वैल्यू रख के सॉल्व कर रहा हूँ भाई। मेरा जो दो तरीके हैं सॉल्व करने के, एक तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हैं, जिन्हें वर्क डन बाय द फील्ड निकालना चाहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है वर्क डन बाय फील्ड, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर आपको वर्क डन बाय फील्ड निकालना है तो फोर्स ऑफ फील्ड इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा करिए। तो फील्ड का फोर्स है यहाँ पर और ये डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स भी यहाँ पर है। फील्ड यहाँ पर है और नेगेटिव पार्टिकल पर फील्ड का फोर्स यहाँ पर है। ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये cos जीरो है, तो ये QED आ गया। ये बात सही। इसका एक और मेथड है, ये मेथड 1 है। मेथड 2 है कि भाई W का फॉर्मूला होता तो Q डेल्टा V है, और यूनिफॉर्म फील्ड में V यानी ED, माइनस प्लस को तो देखते रहेंगे। यूनिफॉर्म फील्ड में जो मैग्नीट्यूड होता है, जब फील्ड के अलोंग आप डिस्टेंस d ट्रेवल करते हैं तो पोटेंशियल फॉल्स बाय ईडी। तो v का फॉर्मूला ईडी होता है। बाकी मैं अगर थ्योरी से सोच रहा हूं कि हाँ ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, वो मैं थ्योरी से सोच रहा हूं। बेसिकली वर्क डन या तो fx cos थीटा से निकाल लीजिए, ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये cos जीरो है। इसमें तो अपने आप सारे साइन भी अकाउंट फॉर कर लेंगे। बढ़िया चीज हमने ये सीखी कि वर्क डन बाय फील्ड इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, and work done by the external agent is equal to change in potential energy। इनको 5-5 स्टार दे दीजिए आप। work done by field is equal to change in kinetic energy, अगर आपने उसको फ्रीली छोड़ दिया है तो। and work done by the external agent is equal to delta P। वास्तव में तो जहां से हमने बातें शुरू की थी वहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ही होता है। अलग से लिख दीजिए, इन जनरल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के, बट हियर द पार्टिकल इज मूव्ड स्लोली, सो डेल्टा के इज जीरो। ट्वेल्थ पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन are released from rest, an electron and proton are released from rest from the same point, after traveling distance d, in their respective directions, जिसको जहां जाना है जाए। After traveling distance d in their respective directions, their kinetic energies are equal। After traveling distance बोला है, displacement नहीं बोला है। After traveling distance d in the respective directions, their kinetic energies are equal। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने है ही, उसने डिस्टेंस d दिया है, Q भी सेम है उनका। हाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, पर हाँ उनकी काइनेटिक एनर्जीज इक्वल होंगी। ऑलराइट, ट्रू था वो। अगला लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, 13th है,
an electron and a proton are accelerated from rest for same time in the same field. For same time in the same field, their momenta will be equal in magnitude. An electron and a proton are accelerated from rest for same time. Time को highlight कर दीजिए आप. For same time, will be their momentum will be equal in magnitude. अमरजोत सिंह रीजन बताइए. सर मास दोनों का डिफरेंट है एंड के ही सेम रह सकती है बट उसका मोमेंटम सेम नहीं रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी यार मास से अकेले डिसाइड नहीं लेना है. इसका आंसर सही है. कोई समझाना चाहता हो तो बता दीजिए. The statement is true. Anybody जो चाहता है कि मुझे सुन लिया जाए एक बार. मोमेंटम का फॉर्मूला आप अगर मास इनटू वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है. हाँ कृष्ण मित्तल, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए. सर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी और मास में बहुत डिफरेंस है इनके. मास तो डिफरेंट है और वेलोसिटी. सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए तो मैं बात करता हूं आपसे, मेरी बात सुनिए. आप मास वाली बात पे न जाइए क्योंकि वेलोसिटी भी वेरिएबल है. ऐसे फॉर्मूले को न लें जिसमें ज्यादा वेरिएबल हो. शायद ये फॉर्मूला लिया जाए F is dp by dt. तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो फोर्स इनटू टाइम है और फोर्स है ये. आई थिंक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है. आंसर है सेम. आप लिख दीजिए कि डू नॉट यूज दैट फॉर्मूला which has more than one variable. उस फॉर्मूले को कोशिश करके अवॉइड करें जिसमें ज्यादा वेरिएबल्स हो. अगर आपको हर वेरिएबल की जानकारी प्राप्त हो फिर तो आप कर सकते हैं. मास की जानकारी तो आपको पता ही थी. अगर वेलोसिटी की जानकारी भी आपको पता होती टाइम टी के बाद, वो मैं बताता हूं आपको. एक मेथड तो ये हो गया. एक मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी और वेलोसिटी है at और a है e by m और t. ये आंसर आ गया EET. अगर मास पे आप जा रहे हैं तो इसमें भी पूरा जाइए. इसको आप सेम नहीं ले सकते. डिराइव करिए. फील्ड के में जब किसी पार्टिकल को रिलीज करते हैं तो पार्टिकल का मोशन एक्सेलरेटेड होता है एंड दिस इज द एक्सेलरेशन फोर्स बाय m. ठीक है. ऑलराइट. 14th पार्ट है इसी का. An electron and a proton are released from rest. An electron and proton are released from rest after traveling for same time. After traveling for same time, their kinetic energies will be equal. After traveling for same time, their kinetic energies will be equal. No. क्या आप सोच रहे हैं किंजल? बोलिए पूरा. सर सेम टाइम पे मोमेंटम सेम हो रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मास अलग अलग है. ऐसा तो कोई लॉजिक नहीं है कि ये सही सेम हो गया तो वो नहीं हो सकता. आपसे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात की है तो आप काइनेटिक एनर्जी के ही बारे में सोचिए. सर इसमें वो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ k स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m. हाँ एग्जैक्टली. तो m सेम नहीं है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर बाय 2m. प्रेफरेबल तो यही है कि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी पे दिमाग लगाएं. और हाँ फाइनली फिर सही है कि m इनके अलग अलग हैं इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग है. पर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे सोचें तो ज्यादा अच्छा है. डायरेक्ट सोचें, इनडायरेक्ट ना सोचें. क्योंकि पिछला जो मोमेंटम का रिजल्ट मैंने पढ़ा था जो लिख लिया है ऊपर, वो जरूरी नहीं है कि मुझे याद आए एग्जाम हॉल में. एग्जाम हॉल में आप इसको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन के रूप में ट्रीट करेंगे.
तो यहाँ किसी से रिलेट मत करें। बिल्कुल सही है, हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद नहीं तो डिराइव करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू ई ई टी बाय एम, उसे काइनेटिक एनर्जी डिराइव करेंगे और दोनों के मासेस अलग अलग हैं तो काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में 15th पार्ट है। फॉर सेम डेल्टा वी इन द अबव फील्ड, फॉर सेम डेल्टा वी इन द अबव फील्ड, electron will have to travel for more time. For same delta V in the above field, मतलब मैं of course magnitudes की बात कर रहा हूं खाली, electron will have to travel for more time. सेम डेल्टा V के लिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा समय के लिए चलना है। सर वेलोसिटी है डेल्टा वी, हाँ, डेल्टा वी मतलब वेलोसिटी है। सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस और सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक पूछा आपने, वी वेलोसिटी है कि वी वोल्टेज है, वो टीचर से भी पूछना चाहिए और पेपर हो तो खुद से भी ध्यान से पूछना चाहिए। ये वोल्टेज है। डेल्टा वी का फॉर्मूला इसेंशियली, डेल्टा वी का फॉर्मूला इसेंशियली E इंटू डी होता है। E तो सेम है और D मेरे ख्याल से है हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन है ना, तो ये हो गया हाफ इंटू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर। ये डेल्टा वी का फॉर्मूला हो गया। और सेम डेल्टा वी के लिए, सेम डेल्टा वी के लिए मुझे लगता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा वी होता है ई टू डी, डी है हाफ ए टी स्क्वायर। डेल्टा वी तो तब सेम होगा जब डी सेम हो। डी का फॉर्मूला ये है, ये है ई बाय एम। अभी बाकी सब सेम है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम, यानी जिसका मास ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ये भी फॉल्स हो गया। जिसका मास ज्यादा है उसे टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि जिसमें मास ज्यादा है उसमें एक्सेलरेशन कम है। जो भारी पार्टिकल है वो धीरे चलेगा, जो भारी पार्टिकल है वो धीरे चलेगा। ऑलराइट, इसी में 16th पार्ट है। An electron and a proton, an electron and a proton are released from rest in the same field. Released from rest in the same field, full stop, after traveling for same distance. After traveling for same distance, the ratio of their momenta is same. The ratio of their momenta, मतलब magnitude wise, the ratio of their momenta is same. Distance same बोल रहा है। डिस्टेंस सेम बोल रहा है तो QED से इनमें एनर्जी सेम होगी। और फिर मोमेंटम की बात कर रहा है, मैं डायरेक्ट मोमेंटम पे जा सकता हूं अगर मोमेंटम की बात कर रहा है, इसलिए मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी है AT, और वो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो भी है √2AS। ये है E by m into distance, so momentum is equal to √2EEdm। ये फॉर्मूला बन गया। मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं AT भी लिख सकता था, पर मुझे टाइम के टर्म्स में नहीं, डिस्टेंस के टर्म्स में चाहिए, तो v square is equal to 2as, v is equal to √2AD, एक्सीलरेशन E by m है, E तो दोनों का सेम है, इस m को मैं अंदर ले गया, मोमेंटम का ये फॉर्मूला बन गया। अब इनके मासेस अनइक्वल हैं तो फिर मोमेंटम्स भी अनइक्वल हैं, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू √m है।
या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते बहुत ज्यादा, यानी याद करने की आवश्यकता नहीं है, डिराइव करने की क्षमता रखिए, उसी को और ज्यादा ऑन करिए, डेरिवेशंस को और फास्ट पकड़िए, याद कुछ भी मत करिए। ओके, ऐसा ही 17 पार्ट है। VA माइनस VB इज इंडिपेंडेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली आप इसका आंसर जानते भी हैं। VA माइनस VB ऑफ कोर्स इसी क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस, is independent of the choice of zero potential energy reference। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर जीरो पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस चेंज कर दोगे तो पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट, बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स विल नॉट चेंज। कोई भी जो किसी का भी डिफरेंस है ना, ऐसा फिर से लिख लाइन लिखिए, if reference of zero potential energy is changed, if reference of zero potential energy is changed, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज, बट चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। बहुत अच्छा पॉइंट हो गया ये, चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन सेम। फिर ऐसा लिख दीजिए, अगला यही इसी के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन है। इक्वेशन तो सही लिखी है ना मैंने, लिमिट्स वगैरह सब सही है, इधर B to A होता है तो इधर A to B होता है, सही है। ये इनिशियल टू फाइनल होता है तो ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, क्योंकि इनिशियल से फाइनल ले जाने में जो वर्क डन करते हैं वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो फाइनल माइनस इनिशियल होती है। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, और फिर माइनस साइन भी है, बात सही है। कहता है दिस रिजल्ट विल बी चेंज्ड फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे या प्रोटॉन का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इस रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। ट्रू या फॉल्स? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट होता तो पढ़ाते समय बताया जाता। ये तो हम ऊपर के पॉइंट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह किस पार्टिकल को आप ले जा रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। ये इक्वेशन अगर डिपेंडेंट होती कुछ, एक तो ऐसी हम इक्वेशंस नहीं बनाते, ये जनरलाइज्ड रिजल्ट है, इट शुड बी ओपन फॉर ऑल, इट शुड बी वैलिड फॉर ऑल। हम ऐसे कंस्ट्रेंट रिलेशंस थोड़ी ना डेवलप करते हैं, और अगर करते तो पढ़ाते समय बताते हैं कि भाई इसे प्रोटॉन के लिए ये करना और इलेक्ट्रॉन के लिए ये करना। कुछ नहीं करते, जो कुछ भी होगा वो ई के साइन में आ जाएगा। अगर आप ये वेक्टर लोगे ना तो इसमें ई के वेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। अगर उनका फर्क आना है तो फॉर्मूला कभी दिखने में चेंज नहीं होता। आंसर डिफरेंट आ सकते हैं सेम फॉर्मूले से, वो फॉर्मूले कभी दिखने में चेंज नहीं होते। अगला पॉइंट लिखिए, इसी से रिलेटेड है। कहता काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल, kinetic energy acquired by a particle in moving between same two points in a uniform field. Kinetic energy acquired by a particle in moving between same two points in a uniform field is independent of the mass of the particle. Is independent of the mass of the particle. True or false? हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि डेल्टा भी तो सेम है E इंटू डी से, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है Q डेल्टा V या Q E D। इनके फॉर्मूले में कहाँ मास आ रहा है? पार्टिकल का मास एक्सीलरेशन को डिसाइड करेगा। टाइम ज्यादा लग सकता है अगर
हल्का पार्टिकल है तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, भारी पार्टिकल को टाइम ज्यादा लगेगा, हल्के पार्टिकल को टाइम कम लगेगा। देयर मे बी सो मेनी थिंग्स, बट फॉर्मूले में डायरेक्टली कहीं मास नहीं आ रहा। हाफ एम बी स्क्वायर लगाओगे तो मास आएगा, हाफ एम बी स्क्वायर मत लगा, क्यू डेल्टा बी लगाओ या क्यू ई डी लगाओ, और इन फॉर्मूलों में मास नहीं आ रहा। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें क्लियर हुए। इनिशियली इतने सारे पॉइंट्स हो सकता है आपके कंफ्यूजन को बढ़ा दें, बट लेटर ऑन जब आप इन्हें कई बार पढ़ लोगे तो फिर बहुत रॉक सॉलिड हो जाओगे आप। बहुत सारी बातें आपकी इसमें क्लियर हुई हैं, पर रिवाइज करिए, बहुत मजा आएगा आपको। एक्चुअली इसमें माइनस साइन का बहुत बड़ा रट्टा है, माइनस प्लस में बहुत कंफ्यूजन होता है और शुरू में बहुत इरिटेशन होता है, इसलिए ये सारी बातें आपके सामने रखी गई। काफी सारे एस्पेक्ट्स आपके क्लियर हो गए। चलिए एक और सीसीक्यू, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक सीसीक्यू लिखिए। लाइक चार्जेस रिपेयर ईच अदर, like charges repel each other to decrease the potential energy of the system. To decrease the potential energy of the system, true or false? हाँ ये सही है। जो कुछ भी अपने आप होता है इस नेचर में, प्रणति शर्मा बिल्कुल सही, जो कुछ भी होता है इस नेचर में उसका होने से सवेरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सीसीक्यू है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय अ प्रोटॉन, पोटेंशियल क्रिएटेड बाय अ प्रोटॉन फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस, from inside the nucleus at the location of an electron, at the location of an electron in its first allowed orbit। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और फर्स्ट अलाउड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन ने जो पोटेंशियल पैदा किया है वो पॉजिटिव है। ये मेरा स्टेटमेंट है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। प्रोटॉन ने जो पोटेंशियल क्रिएट किया है वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है वो पोटेंशियल पॉजिटिव है, ऐसा मैं कह रहा हूं। सही है या गलत? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ रेनी मनोरिया, बहुत अच्छा चेंज है। प्रकृति जायसवाल, शाबाश, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। हाँ इंजल सही है, अपूर्वा शर्मा सही है। ऑल राइट, अच्छा है। हाँ ठीक है, ट्रू है स्टेटमेंट, लिख दीजिए। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट। पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज क्रिएट्स पॉजिटिव पोटेंशियल अराउंड इट। अब आप इस फील्ड में किसी को भी ले आइए, उससे पोटेंशियल नहीं चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल पैदा करता है। लिख दीजिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लिखिए ऐसा लिखिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। Potential at a point is independent of the charge placed at that point. ठीक है, फिर से लिख सकते हैं, potential at a point is decided by the charge which has created field around it. Is decided by the charge which has created field around it. पॉजिटिव चार्ज अपने आसपास पॉजिटिव पोटेंशियल ही पैदा करेगा। अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन आके रख दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी सिस्टम की। लिख दीजिए लाइन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन द फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज केप्ट इन द फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स नेगेटिव। फिर एक और एक सीसीक्यू है, एक और एक पॉइंट है लास्ट, तो लिख दीजिए, अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल। अगर कहीं पोटेंशियल जीरो है तो अ पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल कैन आल्सो बी टर्म्ड एज
neutral point, can also be termed as neutral point. नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग लिख दीजिए इसको। न्यूट्रल पॉइंट की केवल एक डेफिनेशन है, वहां ई जीरो होना चाहिए। लिख दीजिए एट न्यूट्रल पॉइंट ई शुड बी जीरो। एट न्यूट्रल पॉइंट ई शुड बी जीरो। ये एक डाइपोल कंसीडर करिए और डाइपोल के मिड पॉइंट पे बताइए ई कितना होता है और वी कितना होता है। मतलब क्या ई जीरो होता है? यहाँ ई जीरो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव लाके रखूंगा तो ये पॉजिटिव भी रिपेल करेगा और ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, दोनों के असर एडिटिव होंगे। अनलाइक के अंदर असर एडिटिव होता है और पोटेंशियल यहाँ जीरो होगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव असर और इसका नेगेटिव असर कैंसिल कर देगा। अब ये जो पॉइंट है आप इसे न्यूट्रल पॉइंट नहीं कह सकते। न्यूट्रल पॉइंट कहलाने का सिर्फ एक रूल है, और वहां इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, वहां फील्ड जीरो होना चाहिए, वहां फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, अपने न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, लिखिए। Two protons are kept in air. Two protons are kept in air at a distance of 1 meter. Two protons are kept in air at a distance of 1 meter. Full stop. पहला पार्ट निकालिए। P of the system. सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। पोटेंशियल एनर्जी है 9 into 10 power 9 into Q1 Q2 R की R स्क्वायर। R खाली R होगा तो R स्क्वायर होगा, हर बार बोलना है आपको। तो हो गया 9 into 10 power 9 into E by R। 9 into 10 power 9 into E स्क्वायर, यानी 1.6 into 10 power minus 19 का स्क्वायर, और R उसमें 1 मीटर शायद दिया हुआ है, तो 9 into 10 power 9 into 2.56 into 10 power minus 38, so that makes it 9 to the 18, 23 point something into 10 का पावर minus 29। और एनर्जी की बात कर रहा हूं तो जूल इसकी यूनिट है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी ये है। पार्ट बी करिए आप इसको। पार्ट बी, one proton is held at rest and the other is released. One proton is held at rest and the other is released. Find the KE. Find the KE of this charge, mobile charge at infinity, जिसको हमने रिलीज किया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंफिनिटी पे बताइए। यही आएगी जो इसमें हाँ आएगी। वही रहेगा, सही है। अभी क्या है कि बाद में एक्चुअली जो मोबाइल चार्ज होता है ना, अगर एक चार्ज मोबाइल होता है ना, तो जो मोबाइल चार्ज होता है आप चाहें तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। आपने छोड़ दिया ना उसको, ऐसा लिख दीजिए, ऑन द मोबाइल चार्ज अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। मोबाइल चार्ज पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, मतलब P इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल प्लस K फाइनल। जिस चार्ज को आपने रिलीज किया है उसकी एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कुछ जो हमने निकाली थी, कुछ 2.3 into 10 का पावर minus 28, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी कुछ 9 into 10 power 9 into E square upon infinity, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस इंफिनिटी है, और यही फाइनल के हो जाएगी। ये पूरे सिस्टम की एनर्जी थी, किसी एक की एनर्जी नहीं थी। अगर मैं ए को पकड़ता और इसको रिलीज करता तो ये सारी एनर्जी ले जाता, और अगर मैं इसको पकड़ता और इसको रिलीज करता तो ये सारी एनर्जी ले जाता। ये एक बैंक है, एनर्जी का बैंक है, जो चाहे ले जाए। ये सिस्टम की एनर्जी है, किसी एक पार्टिकल की नहीं है। एनीवे हो गया। नेक्स्ट पार्ट या सी पार्ट, इसी में सी पार्ट लिख दीजिए। नाउ बोथ द प्रोटॉन्स आर रिलीज्ड, मतलब फ्रॉम द इनिशियल सिचुएशन both the protons are released.
So what will be the kinetic energy of each at infinity? What will be the kinetic energy of each at infinity? तो अब एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आधी 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 हो जाएगी. के विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आधी आधी हो जाएगी. ठीक है, इसको और कौन सा, क्योंकि मासेस बराबर है ना इसलिए आधी आधी हो जाएगी, बिकॉज मासेस आर इक्वल, बिकॉज मासेस आर इक्वल. अगला क्वेश्चन लिखिए. A proton and an alpha particle, a proton and an alpha particle are at some separation. एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, उनमें कुछ डिस्टेंस है. The initial potential energy of the system is E. Initial potential energy of the system is E. पहले एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल कुछ डिस्टेंस पे थे, इनकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कुछ E थी. अब दे आर बोथ आर रिलीज्ड, ऐसा लिख दीजिए, बोथ आर रिलीज्ड. तो पहला पार्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम्स. छोड़ देने के तुरंत बाद या ऑल थ्रू द जर्नी सिस्टम का मोमेंटम पहले जीरो था, तो सिस्टम का मोमेंटम बाद में भी जीरो रहेगा. लिख दीजिए बोथ रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम. बोथ रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम. ये तो वही सिचुएशन हो गई ना, फायरिंग ऑफ अ बुलेट फ्रॉम अ गन. पूरा सिस्टम पहले रेस्ट पे था, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए. बोथ रिसीव इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम. अगर उन्होंने -1:1 ऑप्शन दिया है तो वो बेटर है, नहीं तो 1:1 बोल दीजिए. बेटर ऑप्शन है -1:1. आखिर तक जब ये बहुत दूर भी होंगे, जब इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम भी बहुत ज्यादा होगा, तब भी हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम हर इंस्टेंट पे जीरो ही रहना है. इनका मैग्नीट्यूड और मोमेंटम तो बढ़ता चला जाएगा हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का. लिख दीजिए मैग्नीट्यूड और मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग. एकदम डायरेक्ट इंक्रीज नहीं कह सकते, गोज ऑन चेंजिंग, गोज ऑन चेंजिंग. वेलोसिटी चेंज हो रही है, शुरू में रिपल्शन स्ट्रांग है, goes on changing, but the momentum of the system at every instant is zero. Momentum of the system at every instant is zero. हर पार्टिकल का मोमेंटम तो चेंज होगा, पर पूरे सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं होगा. अब इसमें आपको पार्ट बी बताना है कि फाइंड द के ऑफ द प्रोटॉन एट इंफिनिटी. इसी सवाल में इन टर्म्स ऑफ ई, मैंने सिस्टम की इनिशियल एनर्जी ई बताई थी, आपको प्रोटॉन की एनर्जी बतानी है. बुलेट और गन वाले प्रॉब्लम को हल्का सा आप रिकॉल कर सकते हैं, मोमेंटम सेम है. हर एक में कितनी कितनी एनर्जी आएगी. के ई is equal to p square by 2m और मोमेंटम सेम है, तो ke proportional to m, ke gets distributed in inverse proportion of masses. Inverse proportion of masses, इसलिए क्या बोलते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन के आगे क्या लिख दूं, ke gets distributed in inverse proportion of masses.
एनर्जी का बंटवारा मासेस के इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो प्रोटॉन की एनर्जी है मास ऑफ अल्फा अपॉन मास ऑफ अल्फा प्लस मास ऑफ प्रोटॉन इनटू टोटल एनर्जी। ठीक है ना? आपके पास दो फॉर्मूले हैं, E1 by E2 is equal to M2 by M1 and E is equal to E1 plus E2। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करिए। इनवर्स प्रोपोर्शन में ऐसे ही बोलते हैं, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास। तो प्रोटॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो है 4 अपॉन 4 प्लस 1 इनटू E। तो हल्का पार्टिकल है वो ज्यादा एनर्जी ले जाएगा। एनर्जी का बंटवारा मासेस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल इनटू टोटल एनर्जी। बेसिक से चलना है तो ये दो इक्वेशंस हैं, एनर्जी E1 by E2, E1 by E2 is M2 by M1 and total energy is E1 plus E2। अगर मासेस इक्वल होते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में थे तो एनर्जी बराबर बराबर बढ़ती है, और मासेस अनइक्वल होते हैं तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ मासेस, पड़ोसी का मास अपॉन टोटल मास। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ये A है, ये B है, ये +1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ये -1 मिलीकूलम का चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस है 2 मीटर। इसका मास 1 माइक्रोग्राम है और इसका मास 1 किलोग्राम है। A का मास 1 किलोग्राम है और B का मास 1 माइक्रोग्राम है, 10 माइक्रोग्राम है, 10 माइक्रोग्राम है। A is fixed and B is released. B is released. Find its velocity when the distance between them becomes half। जो भी इनिशियल सेपरेशन था उसका आधा हो गया है। हिंट में आपको दे रहा हूं कि राइट द एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन फॉर द मोबाइल चार्ज। जो चार्ज चल रहा है, जो फिक्स है उसे कुछ मत करिए, जो चार्ज चल रहा है उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख दीजिए, मजा आ जाएगा आपको। थोड़ा ट्राई करिए, पूरी ताकत लगाइए, बैठे मत रहिए। जो मोबाइल पार्टिकल है उस पे एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिख दीजिए। इसकी मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 9 × 10⁹ Q1 Q2 by 2 है, Q1 Q2 को बाद में डालूंगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसको रेस्ट से रिलीज किया है। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी 9 × 10⁹ Q1 Q2 by 1 है, और ये मुझे निकालना है। ठीक है, यहां तक आपने सही किया होगा। मैं इसे यहां ले आता हूं, ये Q1 है 10⁻⁻6 और Q2 है 10⁻3, तो 1/2 - 1 ऐसा ही हो जाएगा। डिस्टेंस आधा हो गया, डिस्टेंस आधा हो गया।
पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट तो करेंगे। तो यहाँ Q1 Q2 में मैंने साइन नहीं डाला, यहाँ ये दिक्कत हो गई। Q1 Q2 में साइन डलेगा ना जब, तो एक प्लस डलेगा एक माइनस डलेगा, तो यहाँ ये माइनस आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। ये -9 इंटू -1/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैं केवल आपसे ये 9 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हो गया, और मैंने सिर्फ एक ही जगह चाल खेली है, और वो मास में, मास कितना रखेंगे वो बता दीजिए बस। 10 माइक्रोग्राम। हाँ 10 माइक्रोग्राम। 10 माइक्रो ग्राम बोलो। 10 माइक्रोग्राम दीपक। से तो केजी में रखोगे ना, केजी में कितना Yes, होगा वो sir. बता 10 दीजिए। to the power -8 kg। हाँ आपको सारा ध्यान केवल यही देना है, सारा खेल जो है बाकी तो ठीक ही है। असली जो खेल है वो मास के कन्वर्जन में है, असली जो खेल है वो मास के कन्वर्जन में है। यहाँ पर आगे आएगा 9 इज इक्वल टू 10 माइक्रोग्राम। माइक्रो जब मैं हटाऊंगा ना तो मैं ग्राम पे पहुंचूंगा। 10 माइक्रो, माइक्रो जब मैं हटाऊंगा ना तो मैं ग्राम में पहुंचूंगा, और 10⁻³ लगाऊंगा, तब जाके ये केजी में आएगा इंटू वी स्क्वायर। ये तो v का जो स्क्वायर आएगा वो 9 इंटू 10⁸ आ जाएगा। इधर हो गया -9 और 1 ये -8, इधर आके 10⁸ हो गया, और आप रूट ले लीजिए तो 3 इंटू 10⁴ इसका आंसर आ गया। वेलोसिटी का आंसर है 3 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। ये है साहब कहानी, ठीक है। इस चार्ज में मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, इसका P प्लस K इसको P प्लस K। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। इनिशियल का एनर्जी 0 थी, फाइनल मुझे निकालनी है जो मोबाइल चार्ज है। इस चार्जेस के साइन जरा ध्यान से रखने हैं। Q1 और Q2 में से कोई एक माइनस है, यहाँ एक बार माइनस आ जाएगा, तो बाकी फिर ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप माइक्रो हटा के ग्राम में पहुंचोगे ना, तो वो सीजीएस यूनिटी है, आपको किलोग्राम में जाना है, उस पर आप 3-4 स्टार लगा दीजिए, उसको ध्यान दीजिए। ऑलराइट, ये एक क्वेश्चन देखिए, कहता है ये सर्कुलर आर्क है, इस पे मैंने चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, रेडियस है, सर्कुलर आर्क है, और ये एक दूसरी बड़ी सर्कुलर आर्क है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इस पे भी मैंने चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। कहता दोनों के सेंटर्स पे पोटेंशियल्स का रेशियो निकालिए, दोनों के सेंटर्स पे पोटेंशियल्स का रेशियो निकालिए। दूसरे वाले का भी रेडियस आ रहा है, रेडियस दोनों के बराबर है। अगर कुछ इस चीज हम देना भूल गए, मतलब हमने अपने मन में बराबर मान लिया है। अगर बराबर नहीं होगी तो हमको 10 बार झक मार के देना पड़ेगा। मेक सूटेबल अजम्पशंस। रेडियस सेम है, पोटेंशियल्स का रेशियो निकालना है सेंटर पे। वन बाय टू, हाँ किंजल, 1/2। पोटेंशियल को हमने बिल्कुल ये बताया था कि समेशन ऑफ क्यू बाय आर, अगर सिमेट्री हो तो। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स है ना, ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इन सबके चार्जेस को ऐड कर दीजिए। इन एलिमेंट्री सेक्शंस के चार्जेस को, सबके चार्जेस को ऐड कर दीजिए। पोटेंशियल था के इनटू समेशन ऑफ क्यू बाय आर, और टोटल चार्ज तो भाई सेम ही है और आर भी सेम है, तो v1 इज इक्वल टू v2। पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस हमने पढ़ा था।
और पोटेंशियल अगर सिमेट्री हो, आर दूरी बराबर हो, तो समेशन ऑफ क्यू पे डिपेंड करता है। दोनों चार्जेस का सम आपकी बात सेम है, इस पे भी हमने चार्ज क्यू दिया था, इस पे भी चार्ज क्यू दिया था, पोटेंशियल दोनों बार सेम है। पोटेंशियल का फॉर्मूला आया था के क्यू बाय आर, समेशन ऑफ क्यू लेना पड़ता है आपको। यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से दे रहा हूँ। ये चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ये वही लैम्डा है, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है। अब कहता हूँ कि सेंटर्स पे पोटेंशियल्स का रेशियो बताइए। इसका आंसर 1/2 आएगा। हैं? इसका आंसर 1/2 आएगा। हाँ, इसका आंसर 1/2 आएगा। मुझे तो एक्चुअली टोटल चार्ज चाहिए। जो पोटेंशियल है वो है के क्यू बाय आर, और जो उसको स्मॉल भी गलत लिख दिया मैंने, कैपिटल बी, और जो क्यू है ना वो है लैम्डा इनटू डीएल। अगर ये लेंथ डीएल है सपोज, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करिए। ये लेंथ ऑफ द आर्क है, चार्ज पर यूनिट लेंथ को पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के लैम्डा और डीएल इज आर डी थीटा, आर इनटू थीटा फिलहाल अपॉन आर, ये कैंसिल हो गया। जो डीएल है, जो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो जो थीटा है वो इधर डीएल बाय आर टाइप की कुछ चीज, तो डीएल है आर डी थीटा, डीएल है आर डी थीटा। चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इसका एंगल डबल है तो इसकी लेंथ ऑफ द आर्क डबल है, तो इस पे टोटल चार्ज डबल है, क्योंकि इसकी भी यूनिट लेंथ पे जितना चार्ज है इसकी भी यूनिट लेंथ पे उतना ही चार्ज है। और खैर मैथमेटिकली रिलेट करें तो अच्छा है, इस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे चार्ज ज्यादा है। पिछली बार तो दोनों पे चार्ज सेम था, इस पे चार्ज ज्यादा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड of 20 Newton per coulomb, 20 Newton per coulomb exists in minus y direction. Electric field of 20 Newton per coulomb exists in minus y direction. Find VB minus VA. Find VB minus VA, जहाँ A है ये 4,2 और B है 6,5। ए और बी के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, फील्ड माइनस वाई एक्सिस के अलोंग है, आपको वी बी माइनस वी ए निकालना है। अगर फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है तो आप केवल वाई डायरेक्शन में डिस्टेंस को कंसीडर करें। लिख दीजिए, we have to consider, we should consider displacement in the direction of field, so we will just think of y2 minus y1. अब बस वो समझ में नहीं आ रहा कि उसने कहा वी बी माइनस वी निकालना है, ए इंटू डी करना है, ये 5 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 है, 3 है, 20 इंटू 3 तो है, और वो प्लस 60 है कि माइनस 60 है, ये समझ नहीं आ रहा। मुझे y2 माइनस y1 टाइप करना है, ऐसा ही कुछ करना है। x कोऑर्डिनेट्स को तो मैं देखूंगा भी नहीं, है तो बस 60, ये मैं थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूँ, इसे विजुअलाइज कर लेता हूँ। ये ओरिजिन है, यहाँ फील्ड है, y एक्सिस के अलोंग इस रीजन में फील्ड है। ए जो पॉइंट है वो कहीं 4,2 है, यहाँ ए आ रहा है 4,2, और बी जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ आ रहा है, तो ये 5,3 दिया है शायद। x 5 है और y 3 है, नहीं 6,5 है, 6,5। बस अब इनमें आप y डायरेक्शन में
अब आपको VP माइनस VA चाहिए, तो आपको अब पता है कि B पर पोटेंशियल ज्यादा है, B पर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि B फील्ड की डायरेक्शन में पहले आता है, तो VB माइनस VA पॉजिटिव आएगा, इसका आंसर +60 आएगा। B फील्ड की डायरेक्शन में पहले आता है, B पे पोटेंशियल ज्यादा है, VB माइनस VA पॉजिटिव आएगा। वही तरीका है इसका, बस वही तरीका है, विजुअलाइज कर पाए तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Two like point charges of 100 ESU each, 100 ESU electrostatic unit, CHS unit, two like point charges of 100 ESU each are separated by an unknown distance. Two like point charges of 100 ESU each are separated by an unknown distance. Determine the potential at a point 10 centimeter. Determine the potential at a point which is 10 centimeter from each of the charges. 10 centimeter from each of the charges at a distance of 10 centimeter from each of the charges, if the entire space is filled with the dielectric of permittivity 2, if the entire space is filled with the dielectric of permittivity 2, मतलब ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दो चार्जेस हैं, ये भूलना नहीं है कि सीजीएस यूनिट्स में है, ये भी 100 ESU है, इनके बीच में डिस्टेंस हमें नहीं पता, पर हमें शायद यहाँ असर निकालना है, ये असर निकालना है। दो चार्जेस हैं, 100 ESU each are separated by unknown distance. Determine the potential at a point 10 centimeter from each charge. अब ये तो एक्चुअली वो K समेशन ऑफ Q by R होगा, और सीजीएस यूनिट्स में ये बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो जाता है, तो समेशन ऑफ Q by R, ये डिस्टेंस तो सेम ही है और ये चार्ज भी सेम ही है, नहीं तो मैं इसका अलग से Q1/R1 निकालता और इसका Q2/R2 निकालता, इससे तो मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसका असर यहाँ देखना है और इसका असर यहाँ देखना है। तो अब ये पूरी चीज तो 1 हो गई, समेशन ऑफ Q हो गया 200, R की वैल्यू 10 हो गई सीजीएस यूनिट्स में, और K तो मैं पुट करूंगा 2, तो 200/20 10 आएगा इसका आंसर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये सीजीएस यूनिट्स में 1 हो गया, और K जो एप्सिलॉन R है वो हम लेंगे 10, यूनिट्स क्या है 10 की, इसका आंसर किन यूनिट्स में है, स्टैट वोल्ट। स्टैट वोल्ट। शाबाश, स्टैट वोल्ट, ऑलराइट। एक क्वेश्चन लिखिए, a ball of mass 1 gram, a ball of mass 1 gram and charge 10 to the power minus 8 coulomb and charge 10 to the power minus 8 coulomb moves from point A where potential is 60 volts, to the point B where potential is 0, A पे 60 है, B पे 0 है। Velocity of the ball at the point B is 20 centimeter per second. Velocity of the ball at point B is 20 centimeter per second.
The velocity of the ball at point A is, velocity of the ball at point A is, ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 16.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और 16.8 मीटर पर सेकेंड। तेरा बॉल का मास 1 ग्राम है, चार्ज 10⁻⁻8 कूलम है, ए से बी जा रही है, ये ए है, ये बी है, यहाँ 60 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है। जरूर फील्ड भी इसका मतलब वही डायरेक्टेड है, फील्ड भी वही डायरेक्टेड है। यहां पर वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, Vb is 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपको Va निकालना है, पता नहीं कैलकुलेशन की जरूरत भी है कि नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है, शायद 10⁻⁻8 कूलम दिया है, मास 1 ग्राम है, मास 1 ग्राम है और पॉजिटिव चार्ज दिया है 10⁻⁸ कूलम। शायद कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, इंजन कैलकुलेशन करके आंसर ये बता रहे हैं। ऑलराइट, ये पार्टिकल एक्सेलरेट होगा कि रिटार्ड? एक्सेलरेट। हाँ, ये Accelerate. पॉजिटिव चार्ज है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है, लो पोटेंशियल का पॉइंट है। पॉजिटिव चार्ज फील्ड हाई से लो है, फील्ड हाई से लो है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा और उसमें एक्सेलरेशन होगा और शायद एक्सेलरेशन के बाद आंसर 20 है, तो एक्सेलरेशन के पहले तो आंसर 20 से थोड़ा कम होना चाहिए, 20 से थोड़ा कम होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये आंसर है। एक्सेलरेट होने के बाद वेलोसिटी 20 हुई है। खैर हम दिमाग ज्यादा नहीं लगाएंगे, उठा के मैकेनिकली सॉल्व करना शुरू कर लेते हैं। हम तो P ये लिखेंगे, P at A plus KE at A is equal to P at B plus KE at B. So Q into 60 plus half MBA square is equal to Q into 0 plus half MBB square. मुझे VA निकालना है, इस टर्म को मैं यहीं रख लेता हूँ। half MBA square is equal to half MBB square minus, ये कुछ 540 दिख रहा है, Q है, सॉरी, Q into 60। अभी Q को मैंने 9 ले लिया, Q जो है वो शायद 10⁻⁻8 दिया है और वोल्टेज 60 दिया है। मास शायद 1 ग्राम ही दिया हुआ है, तो हाफ इंटू 10⁻³ इंटू VA स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10⁻³ इंटू VB स्क्वायर जो कि 400 है माइनस 6 इंटू 10⁻⁷। चार्ज कूलम में ही दिया है उसने, चार्ज कूलम में ही दिया है, ठीक है ना। यहाँ तक चेक कर लेते हैं सब। ए पे पोटेंशियल एनर्जी है QB और काइनेटिक एनर्जी ये है, बी पे ये है और काइनेटिक एनर्जी ये है। हाफ MBA स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर माइनस ये चार्ज सही लिया है और मास 1 ग्राम है, ठीक लिया है। यहाँ मास 1 ग्राम है, यहाँ मास 1 ग्राम है, हाँ आगे चल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ 2 इंटू 10⁻⁻⁻⁵
2 into 10 to the minus 5 minus 6 into 10 to the minus 7 is equal to half into 10 to the minus 3 into VA square. 10 to the minus 3 उड़ा देता हूँ इन दोनों में से, तो half VA square is equal to 2 into 10 to the minus 2 minus 6 into 10 to the minus 4. नेग्लिजिबल टाइप हो रहा है, तो हाफ VA स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into 10 to the minus 2 कॉमन ले लेता हूं, तो हो जाएगा 1 minus 3 into 10 to the minus 2, 1 minus 0.03, तो VA स्क्वायर हो गया 4 into 10 to the minus 2 और ये 0.97 टाइप हो गया, तो थोड़ा सा कम। ये बात पक्की है कि आंसर थोड़ा सा कम है, ठीक है। वो हम थ्योरी से समझ गए थे कि एक्सीलरेट होने के बाद वेलोसिटी 20 हुई है, एक्सीलरेट होने के बाद वेलोसिटी 20 हुई है, तो पहले तो वेलोसिटी ए पे 20 से कम रही होगी, 20 से थोड़ा कम एक ही ऑप्शन था, ठीक है। इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, देख लीजिए, कुछ बता दीजिए, कहीं कोई गलती हुई हो तो। सो वो 10 रेज़ टू पावर -5 नहीं आएगा ना? क्या आएगा? 10 रेज़ टू पावर -5 नहीं आएगा ना? -5 कहाँ पर? सर ये नीचे से 4th स्टेप। ये मैंने टेस्ट को -3 इसमें से भी हटा दिया और टेस्ट को -3 इसमें से भी हटा दिया, ठीक है। ओके सर। नहीं सर, उससे ऊपर जो 10 रेज़ टू पावर -5 लिखा यहाँ है पर। वो, हाँ सर वो। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो रही है। ये तो हाफ एम बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ये 1 ग्राम था तो इतना हो गया, इंटू 20 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 10 को -7, सो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 को -3 इंटू बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 को -3 इंटू 400 माइनस 6 इंटू 10 को -7 हो जाएगा हाफ इंटू 10 को -3 इंटू बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और ये एक्चुअली 2 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 10 का -1 ही हो रहा है, बल्कि 2 इंटू 10 का -1 माइनस, अब ये तो फिर करीब करीब नेग्लिजिबल ही हो गया, ये पूरी तरह नेग्लिजिबल ही हो गया। अब जब मैं इसका हाफ वहां ले चलूंगा और एक इसका -3 भी ले चलूंगा, तो बी ए स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर 2, 4 इंटू 10 पावर ये -3 और -1 जाके +2 हो जाएगा, हाँ तो 400, और ये माइनस हो जाएगा 12 इंटू 10 टू पावर -4। ठीक है, कहीं हो सकता है कोई प्रॉब्लम रह रही हो। एसेंशियली ये पक्का है कि आंसर 20 से थोड़ा कम आ रहा है, आंसर 20 से थोड़ा कम आ रहा है। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इक्वेशन बना लीजिए कि जो मोबाइल चार्ज है, जो भी चार्ज मूव कर रहा है, यहाँ तो वो चार्ज पार्टिकल अलग से दिया था, अगर वो फ्रीली मूव कर रहा है, उस पर आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो P + K = P + K, बस वही कॉन्सेप्ट है। एक बढ़िया क्वेश्चन ये है, एक अच्छा क्वेश्चन ये है कि ये A है, ये B है, क्वेश्चन बोल रहा है वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में है, और यहाँ +2 रखा है, सपोज ये भी रेडियस R है और ये भी रेडियस R, ये वर्टिकल प्लेन में है। Calculate the work done in moving an electron of mass m. Work done in moving an electron, एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m दिया है, उसे हम A से B लेके जा रहे हैं, वर्टिकल प्लेन बोला है,
Calculate the work done in moving an electron of mass m from A to B along circular path as shown in the field of charge q. और वर्टिकल प्लेन है मतलब ग्रेविटी भी लेनी ही है। मैं ऑप्शंस दे दूंगा तो शायद आपको ज्यादा दिमाग चलेगा। एक ऑप्शन तो सबसे पहले 0 है, दूसरा ऑप्शन है -2 QE/R, तीसरा है 2 mgr plus 2 QE/R और फोर्थ है 2 mgr। हाँ किंजल आपका आंसर सही है। इसमें यूजुअली आंसर 0 दिमाग में आता है। जो एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन निकालना है मतलब एक्सटर्नल एजेंट का, अब वो डेल्टा पी प्लस डेल्टा के होगा। के के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, मतलब शायद डेल्टा पी लिख दीजिए। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के। Work done by external agent is equal to delta P plus delta K. Here delta K is 0. कैसे पता 0? Because no values have been given of the velocity. Velocity की कोई मैथमेटिकल जानकारी नहीं है, इसलिए हम velocity में change को 0 मान रहे हैं। So now we have to think of change in gravitational potential energy and electrostatic potential energy. जो वर्क डन है वो डेल्टा पी है, तो आपको दोनों लेना पड़ेगा। आपको लेना पड़ेगा डेल्टा पीई ग्रेविटेशनल प्लस डेल्टा पीई इलेक्ट्रोस्टैटिक, और डेल्टा पीई इलेक्ट्रोस्टैटिक से जरा पहले निकल लें, निपट लें, तो वह है क्यू डेल्टा वी। इस चार्ज को आप लेके जा रहे हैं वो -e है, और आपको VB - VA करना है, और A का पोटेंशियल और B का पोटेंशियल बराबर है। इस चार्ज ने यहाँ जो पोटेंशियल पैदा किया, इस चार्ज ने यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल पैदा किया, क्योंकि यहाँ Q/R और यहाँ Q/R सेम है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन 0 है। बस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज देखना है। ये ग्रेविटेशनल, ये है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स है mg और डिस्प्लेसमेंट है 2r। ये आंसर है। ऐसे माइनस में कोई ऑप्शन दिए ही नहीं, इसलिए हम थीटा के बारे में ज्यादा सोच नहीं रहे। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत भी कर लेंगे तो तुरंत आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन होता है ना, वो तो मोस्टली 0 ही आता है। वो इसलिए 0 आता है क्योंकि इसके कारण यहाँ पोटेंशियल और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल सिमेट्री के कारण 0 है। पर वर्टिकल प्लेन होने के नाते ग्रेविटी में तो आपको वर्क करना पड़ेगा ना, और जी ऑप्शनों में दिया भी है। ऑप्शनों से ही बहुत सारी बातें पता लगती हैं कि किस किस के बारे में सोचना है। ऑप्शंस आर रियली समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम electric potential decreases uniformly from 100 volt to 50 volt as one moves along the y-axis, from y is equal to -1 meter, from y is equal to -1 meter to y is equal to +1 meter, y is equal to -1 meter to y is equal to +1 meter. Electrical field at the origin is
तीन ऑप्शंस दे रहा हूं। नंबर 1 मस्ट बी इक्वल टू 25 वोल्ट पर मीटर, मस्ट बी इक्वल टू 25 वोल्ट पर मीटर। नंबर 2 मे बी इक्वल टू 25 वोल्ट पर मीटर। Number 3 may be less than 25 volt per meter, may be less than 25 volt per meter। और चलिए एक ऑप्शन और लिख लीजिए, may be greater than 25 volt per meter, may be greater than 25 volt per meter। अब वो dy बाय dx निकाल दीजिए, मतलब dv बाय dy, जो dv है मैंने पता नहीं कितना बोला, 100 वोल्ट तो 50 वोल्ट बोला ना, मैंने dv कितना बोला आपको, वोल्टेजेस कितने कितने दिए, So 100 to 50. 100 से 50 दिए ना, तो वोल्टेज में चेंज हुआ 50 और y में चेंज हुआ 2। 2. आपको एक्चुअली ये करना है, जो E है ना वो है माइनस dv बाय dx टाइप, कुछ अपन ने माइनस dv बाय dx पढ़ा था, अब हो जाएगा माइनस dv बाय dy। और अगर वैल्यूज दी है तो आपको v2 माइनस v1, मतलब ये माइनस डेल्टा v अपॉन डेल्टा y ले लेंगे अगर बड़े चेंजेस हैं। अगर छोटे चेंज y एक्सिस के अलाउंग है तो dv बाय dy, x एक्सिस के अलाउंग फील्ड होती तो dv बाय dx, और बड़े चेंजेस है तो डेल्टा v बाय डेल्टा y, ऐसा हो जाएगा माइनस। अब ये हो गया मे बी 100 माइनस 50, और इसका करस्पॉन्डिंग मान यहां लिख दो, -1 पे शायद 100 बोला है, इसका करस्पॉन्डिंग y यहां लिख दो, तो हो गया -50 अपॉन -2, तो +25 वोल्ट पर मीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, काम आएगा ये सब। x एक्सिस के अलाउंग फील्ड चेंज हो रही तो dv बाय dx, y एक्सिस के अलाउंग फील्ड चेंज हो रही तो dv बाय dy, बड़ा चेंज है तो डेल्टा v बाय डेल्टा y, डेल्टा v यानी v2 माइनस v1 और डेल्टा y यानी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। अब आपको देखना पड़ेगा कि आपने 1 किसे कहा है, तो उसी का y और उसी का v करस्पॉन्डिंग जगह लिखिए, वो ध्यान रखिए। खैर ये हो गया। तो एक ऑप्शन कह रहा था मस्ट बी, मस्ट वाले ऑप्शन अपन ने बोला थोड़े स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं, अक्सर इनका कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाता है, लिख दीजिए कि मोस्टली वी फाइंड एक्सेप्शंस, मोस्टली वी फाइंड एक्सेप्शंस टू ऑल द मस्ट स्टेटमेंट्स, ऑल द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं, जितने भी मस्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, यूजुअली हमको उनका एक एक्सेप्शन मिल जाता है, नॉट ऑलवेज। कभी कभी ये स्टेटमेंट सही भी होते हैं, पर अमूमन ये स्टेटमेंट गलत होते हैं, इसलिए और सोचने में मजबूर होते हैं। अब जब भी ये मे बोलता है ना, तो मे वाले मस्ट और मे में अगर ये तंग कर रहा है तो 90% चांसेस है कि मे वाला सही जाएगा। मैं आपको बताता हूँ चक्कर क्या है। बात ये है कि फील्ड के अलाउंग ये फील्ड अगर यहाँ y एक्सिस पे मान लीजिए फील्ड ऐसी है, और यहाँ एक E यहाँ भी है और एक E यहाँ भी है, तो अगर x एक्सिस के अलाउंग जो फील्ड है वो y एक्सिस, अब पोटेंशियल डिफरेंस खाली इसका इस फील्ड के ही कारण होगा, y डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस खाली इसी फील्ड के कारण होगा जो y एक्सिस के अलाउंग। अगर यहाँ एक फील्ड x एक्सिस के अलाउंग भी हुई तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो इन दोनों के कारण चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ऐसा लिख दीजिए सॉल्यूशन में कि there might be a field in x direction as well, there might be an intensive field in x direction as well. This will contribute, this will not contribute to any potential difference, this will not contribute
to any potential difference in y direction. Y direction. तो y डायरेक्शन में जो उसने मुझे वोल्टेज की जानकारी दी है उससे मैं केवल y डायरेक्शन की फील्ड के बारे में कह सकता हूं। मैंने जो कैलकुलेशंस की उससे मैं खाली ई वाई के बारे में कह सकता हूं। या x डायरेक्शन में भी अगर फील्ड है तो मुझे नहीं पता। लिख दीजिए फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन y डायरेक्शन, फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इन y डायरेक्शन we can only determine E in y direction. E in y direction. While simultaneously a field can exist in x direction as well. तो इसके अगर यहाँ एक फील्ड और भी है, अब दो सिचुएशन है, या तो खाली फील्ड यहीं पर है या तो फील्ड यहीं पर है या यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के तो 25 से ज्यादा आ जाएगा ना, तो दो आंसर हो सकते हैं। मस्ट भी तो सही नहीं है, मे बी 25 वोल्ट पर मीटर, और अगर दोनों है तो मस्ट बी मे बी ग्रेटर देन, लेस देन वाला केस नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर रहे हैं हम। ग्रेटर देन वाला आ सकता है या मे बी 25 आ सकता है। एक आखिरी क्वेश्चन ये डिस्कस कर लीजिए। ये पॉइंट P है, ये Q है, यहाँ R है और यहाँ S है, और इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक चार्ज Q इज मूव्ड फ्रॉम P to Q to R to S। ये ओरिजिन है, S ओरिजिन है और ये फील्ड E है। S ओरिजिन है और ये फील्ड E है, और बस इसके कोऑर्डिनेट्स हैं A B 0। कोऑर्डिनेट्स तो इनके भी कुछ दिए हुए हैं, इनके भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, बट मैं बस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे इंटरेस्टेड हूं। यहाँ भी कुछ दिया हुआ है, और आपको कहता है वर्क डन बाय द फील्ड। यहां से यहां तक एक चार्ज Q को मैं ले गया, पॉजिटिव चार्ज है। यहां से यहां तक मैं एक चार्ज Q को ले गया हूं, वर्क डन बाय द फील्ड। स्लोली ले गया हूं, वर्क डन बाय द फील्ड। ये ऑप्शंस हैं QEA माइनस QEA और फिर QE अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस टाइप की बात। Maybe fourth है डन। हाँ किंजल, नहीं, अपूर्व पत्थर, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूं। देखिए, अगर वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालता, तो वो था Q into V फाइनल माइनस V इनिशियल, और फिर वो वोल्टेज ऑफ, मतलब इसमें हम लोग QED भी ले सकते हैं, इसको डेल्टा V को ED भी लिख सकते हैं, जहां D यूनिफॉर्म फील्ड है ना, यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप डेल्टा V को ED भी लिख सकते हो, जहां D डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है। अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये A और ये B है, और ये अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। हम लोग को इससे मतलब है डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, एक्चुअली तो उल्टा है, P से S आए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ये, तो आंसर तो QE into A टाइप का ही आएगा, या तो फर्स्ट है या सेकंड है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट का वह कंपोनेंट चाहिए। मैं Q डेल्टा V कर रहा था, यूनिफॉर्म फील्ड है तो डेल्टा V E into D है,
और जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है फील्ड की डायरेक्शन में वो ए है। अब बस फर्स्ट या सेकंड में से कोई ऑप्शन है। ध्यान से ये देखते हैं, इसने एक तो वर्क डन बाय द फील्ड मांगा है, तो चाहो तो बेसिक से चले जाओ कि भाई फील्ड का फोर्स यहाँ है और फील्ड का फोर्स यहाँ है और पॉजिटिव पार्टिकल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इस समय पार्टिकल में वो ये है, फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। इसका मतलब ये आंसर है, फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ है। आप देखिए कि पॉजिटिव पार्टिकल को आप बेसिकली और अंदर लाए। आप जानते हैं ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है, ये लो पोटेंशियल का पॉइंट है, ये हाई पोटेंशियल का पॉइंट है। लो से हाई ले जाने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, फील्ड के अगेंस्ट ले जा रहा हूं, तो एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू पॉजिटिव वर्क। चलिए ऐसा वो लिख दीजिए, लिख लेते हैं जल्दी से। पहले ये पॉइंट लिखिए, एक तो नंबर 1 कि डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स ऑफ फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक लॉजिक ये हो गई, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल से फाइनल तक का डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स ऑफ फील्ड आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फील्ड का फोर्स यहाँ है और डिस्प्लेसमेंट ये लेंगे, therefore work done by this force of the field is negative, fx cos theta से, fx cos theta से। और दूसरी बात केवल इतनी लिख दीजिए, सेकंड बात लिख दीजिए कि we have displaced a positive charge in the direction against the force of field, against the force of field. So the work done by external agent is positive. Work done by external agent is positive. So work done by the field must be negative and equal. Work done by the field must be negative and equal, right? आप क्लियरली ये भी सोच सकते हैं कि V फाइनल माइनस V इनिशियल प्लस ED है या माइनस ED है। आप ये तो जानते हैं कि ये ED है यानी E into A है। अब आप जब लो से हाई जा रहे हो, फाइनली आप हाई पे हो, तो हाई माइनस लो ये पॉजिटिव टर्म आएगा, ये E into A आएगा और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है। फील्ड का वर्क और एक्सटर्नल एजेंट का वर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं अगर स्लो मूवमेंट हुआ हो तो। ठीक है, क्वेश्चंस में ध्यान से देखना है कि वर्क डन बाय द फील्ड मांगा है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट मांगा है। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मांग रहा है तो क्लियरली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देता है। जो फॉर्मूला Q डेल्टा V का है ना, वो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ऑलराइट, दैट इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir.